जय हिंद दोस्तों। स्टडी 24+7 क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव भरने वाला और मिलान करने वाला प्रश्न को हमने बता दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर पहले उस वीडियो को देखिए। इसमें प्रश्न क्या है, तो प्रश्न दिया है अति लघुत्तरीय में 4 प्रश्न हैं। अति लघुत्तरीय में 4 प्रश्न हैं। एक दिया है राष्ट्रवाद क्या है, मेजनी कौन था, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, मेटरनिख युग क्या है। अति लघुत्तरीय में यह 4 प्रश्न दिया है। आपको अलग अलग यूट्यूब पर अलग अलग चैनल पर इस प्रकार इसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन आंसर जो दिया है वो कठिन दिया होगा, तो आपको याद करने में कठिनाई का आंसर बहुत जगह मिल जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन का आंसर जो होता है कठिन भाषा में होता है, सरल भाषा में नहीं होता है। लेकिन आप लोगों के लिए इस वीडियो में हम जितना भी अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय का प्रश्न है आसान भाषा में, सरल भाषा में उसका आंसर हम लिखवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। इस अति लघुत्तरीय प्रश्न को 20 शब्द या 30 शब्द या 40 शब्द के अंदर आपको लिखना होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद क्या है, तो सिंपल याद रखिएगा इसका परिभाषा क्या होता है राष्ट्रवाद का, कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, स्नेह, लगाव और गर्व की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। सिंपल याद रखना है कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, स्नेह, लगाव और गर्व की भावना को ही क्या कहा जाता है, राष्ट्रवाद कहते हैं। सिंपल और एक लिख दीजिएगा। यह परिभाषा अर्नेस्ट रेनन ने दिया था। पहला क्वेश्चन का सिंपल आंसर हो गया कि राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद का परिभाषा लिख देना है। दूसरा जो क्वेश्चन है लिखा है मेजनी कौन था। तो मेजनी के बारे में लिखना है कि मेजनी कौन था। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थन था और योग्य सेनापति था, जिसने 1831 में यंग इटली तथा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। तीसरा क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं जो थी लिख देना है आपको। पहला बाधा क्या था, तो जर्मनी की समस्याओं में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। दूसरा था जन सामान्य में जागृति का अभाव। तीसरा था अधिकांश राज्यों की शिथिल सैन्य शक्ति इत्यादि। यह आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है कि मेटरनिख युग क्या है। मेटरनिख युग क्या है, तो लिखना है आंसर। मेटरनिख पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता उसे पसंद नहीं थी। इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए अपने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। इसी युग को मेटरनिख युग कहते हैं। सिंपल आपको 4 प्रश्न हैं, चारों प्रश्न का उत्तर आसान भाषा में मिल गया होगा। यह जो क्वेश्चन था 4 वह अति लघुत्तरीय था। इसके अति लघुत्तरीय के बाद हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न जो है 5 प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्न, यह जो प्रश्न है इसको 60 शब्द में लिखना है। कितना शब्द में लिखना है, 60 शब्द में। पहला क्वेश्चन है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। तो 1848 ईस्वी के जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसकी कारण क्या था आपको बताना है। तो क्वेश्चन का आंसर चलिए देखते हैं क्या होगा। तो लिखे यहाँ पे 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। तो सिंपल आपको उत्तर में क्या लिखना है, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कई कारण थे, इनमें कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित है। इस प्रकार से आप लिखिएगा तो जो भी कॉपी चेक करने वाला होगा, जो भी चेक करेगा वो उसको अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगेगा तो जो जिस मार्क का रहेगा 2 नंबर 5 नंबर, तो आपको पूरा मार्क मिलेगा, पूरा नंबर मिलेगा। पहला लिखिएगा लुई फिलिप का पूंजीपति वर्ग के साथ रहना। दूसरा, लुई फिलिप द्वारा श्रमिक मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करना। तीसरा,
लुई फिलिप के पास सुधारात्मक कार्यक्रम का नहीं होना। चौथा है लुई फिलिप की विदेश नीतियों में असफलता। पांचवा था लुई फिलिप के शासनकाल में भूखमरी एवं बेरोजगारी का व्यापक होना इत्यादि। इन सभी समस्याओं का उपाय करने में लुई फिलिप असमर्थ थे, जिसके कारण 1848 ईस्वी में क्रांति हुई थी। जो भी छात्र अगर बुक पढ़े होंगे तो यह प्रश्न का जो उत्तर यहाँ पे लिखा गया है बुक से ही मिलाकर लिखा गया है, तो उनको आसानी लगेगा। अगर जो छात्र बुक पढ़े हैं, चैप्टर पढ़े हैं, तो उनको यह प्रश्न अगर हम यहाँ पे लिखवाए हैं तो उनको यह प्रश्न देखकर आसानी लगेगा, नहीं ये सब हम पढ़ा हुआ है, बुक में है। उसके बाद 2 नंबर जो क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। तो दूसरा का आंसर जो है इस प्रकार से है, उत्तर लिखिएगा। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया ने कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न की, जिससे एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हुआ, यानी कि एकीकरण का जो मार्ग था रुका। जिस समय इटली का एकीकरण हो रहा था उस समय इटली के 2 महत्वपूर्ण प्रांत लंबोटी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। जर्मनी के एकीकरण के समय जर्मनी में कई समस्याएं उत्पन्न हुई जिनमें ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप करता था। इन्हीं कारणों से इटली और जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया ने बाधा उत्पन्न किया। सिंपल लिख देना है, किताबी भाषा नहीं है। हम यह जो क्वेश्चन है इस सभी का उत्तर हम अपने भाषा में लिखे हैं ताकि आसानी से याद हो जाए। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न को 60 शब्द में लिखा जाना है, तो हमने 60 शब्द से अधिक लिख दिए। यहाँ पे इतना लिखे हैं, उसके बाद यहाँ पे इतना, तो समझ में आ गया होगा। तीसरा जो क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुए। प्रश्न यह है, इसका उत्तर क्या होगा। तो लिखिएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों की जीत पर जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किया। नेपोलियन बोनापार्ट का किया था कि जर्मनी को प्रदेश को जीतकर और एक संघ बनाया गया जिसका नाम क्या रखा, जर्मनी राइन राज्य संघ। और यहीं से राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसके बाद यूरोपीय राष्ट्रों में भी इसके कारण राजनीतिक उथल पुथल शुरू हुआ। हंगरी, बोहेमिया एवं यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन इसी राष्ट्रवाद का परिमाण था। इस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में सहायक हुए। यह आपका तीसरा का क्वेश्चन का आंसर है, एकदम आसान भाषा में। चौथा प्रश्न है के कार्यों की चर्चा करें। सिंपल प्रश्न है कि गैरिबाल्डी जो थे उनकी कार्यों की चर्चा करें कि गैरिबाल्डी ने क्या क्या किया है। तो चौथा का आंसर क्या होगा, चौथा का आंसर होगा गैरिबाल्डी एक सशक्त क्रांतिकारी था। उसने इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किया। इन जगहों पर बुर्बो राजवंश शासन कर रहा था। इससे जनता तंग आकर गैरिबाल्डी की समर्थक बन गई। गैरिबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा इमैनुअल को सत्ता सौंप दी। 1862 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई, किंतु काबूल से मिलने के बाद उन्होंने
रोम पर आक्रमण की योजना का त्याग कर दिया। यह जो था गैरिबाल्डी के बारे में था। तो यह भी चौथा क्वेश्चन भी आपका आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए, जो भी प्रश्न का उत्तर हमने लिखा है सरल भाषा में लिखा है। अगर कोई भी छात्र अगर बुक पढ़ा है तो उसको यह क्वेश्चन का आंसर आसान लगेगा। अगर जो छात्र बुक नहीं पढ़े हैं उनको तो थोड़ा सा कठिन लगेगा, क्योंकि पूरा उनको याद करना पड़ेगा। पांचवा इसका प्रश्न क्या है? तो पांचवा प्रश्न है, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? प्रश्न हो गया। पांचवा प्रश्न का उत्तर होगा 1861 में प्रसा में नए शासक बने विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। चांसलर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। चांसलर नियुक्त किया। उन्होंने रक्त एवं लौह की नीति के माध्यम से जर्मन समस्याओं के समाधान की बात कही। रक्त एवं लौह की नीति की वह एक चतुर राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार तथा कुशल कूटनीतिज्ञ थे। चूंकि विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना जो जर्मनी के एकीकरण के लिए आवश्यक थी। तो बिस्मार्क का योगदान कैसा था इसके बारे में है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें लघुत्तरीय प्रश्न में 5 प्रश्न हैं, पांचों के पांचों इस वीडियो में हमने बता दिया है। इसके अगले वाले वीडियो में हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी दीर्घ उत्तरीय में भी 5 प्रश्न हैं। तो आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार से वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी 24+7 को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।